Good evening to everybody. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, संवाद का कार्यक्रम हर महीने करते आ रहे हैं और सृजन संवाद की एक पुख्ता पहचान बन गई है कि यहाँ पर हमेशा बहुत ही गंभीर काम हुआ करते हैं, चाहे वो सिनेमा पर बात हो रही हो अथवा साहित्य पर बात हो रही हो या कलाओं पर बात हो रही हो। यहाँ पर बहुत ही गंभीर चर्चा हमेशा होती रही है और आगे भी इसी तरह की उम्मीद है। उसको रहने दीजिए, उससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन आता है। खोलने से हाँ, खोल के छोड़ दीजिए। हाँ, ओके ओके। तो ये हमारी 143वीं गोष्ठी है, 143rd गोष्ठी है और आज हम लोग साहित्य पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे बीच में दो विशेषज्ञ हैं जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसके, और हमारा आज का विषय है फ्रेंच काफ्का की प्रेमिकाएं। फ्रेंच काफ्का की बात अगर करें तो मैंने कभी भी उन्हें बहुत क्रमबद्ध रूप से नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन उनका असर मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त रहा है। असर इस मामले में रहा है कि मैं अपने आप को कहानीकार नहीं मानती हूं, लेकिन कुछ कहानियां मैंने 8वें दशक में लिखी थी। जो पहली कहानी थी, हालांकि उसका ट्रीटमेंट और उसकी शैली और उसका कथानक बिल्कुल अलग था, लेकिन जब मैं उसे कहीं पढ़ती हूँ या कहीं वो प्रकाशित होती है, कोई भी उसे देखता है तो तुरंत पता चलता है कि जो भी हो, ये काफ्का की छाप इस पर बहुत जबरदस्त है। और इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि पहली कहानी पर किसी न किसी का असर होना, मुझे उस पर कोई झिझक नहीं कहने में कि वो काफ्का का असर मेरी कहानी पर था। मैंने बहुत कम कहानियां लिखी हैं। इस कहानी का नाम है गोजर। गोजर शायद आप लोग जानते होंगे, जो सेंटीपीड जिसे कहते हैं, वो उसको गोजर हम लोग कहते हैं। खैर, तो काफ्का पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि काफ्का का जन्म 3 जुलाई 1883 में हुआ था और वो थे तो यहूदी, लेकिन यहूदी धर्म से और यहूदी जर्मन भाषा में ही लिखते थे, जर्मन लोगों से ही उनका अधिक संपर्क था। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति इस तरह का होता है तो एक तरफ जर्मन उनको स्वीकार नहीं करते थे, दूसरी ओर यहूदियों से वो जुड़ नहीं पाते थे, तो ये अजनबीपन उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया और उनका व्यक्तित्व जो बना उसमें बहुत लोगों की छाप थी, लेकिन सबसे ज्यादा असर उनके पिता का था और ये बहुत नकारात्मक असर था। ये भी आज सबको मालूम है कि किस तरीके से उनके पिता बहुत ही हावी होने वाले व्यक्ति थे, उनकी हर बात को काटते थे, उनकी हमेशा आलोचना करते थे और उसके चलते काफ्का का जीवन ही एक तरीके से बहुत ही, कहें, इतना जो टैलेंटेड व्यक्ति था उसका जीवन एक तरह से नकारात्मकता से भर गया, बहुत ही दब गया। वो दूसरों से फिर कभी जुड़ ही नहीं पाया। हालांकि वो सबसे बड़ा भाई था, उसके पहले वाले बच्चे गुजर गए तो बहन 3 थी, उसमें सबसे छोटी बहन से वो बहुत नजदीकी रिश्ता, भी वो जुड़ नहीं पाया। बहुत अजीब बात है, माता पिता से जो बच्चा जुड़ नहीं पाता है उसके जीवन की हम लोग त्रासदी सोच सकते हैं। हालांकि त्रासदी उनके जीवन में जुड़ी ही रही
उनका अंत भी टीबी से हुआ। उनके जीवन में बहुत सारी स्त्रियां आई, लेकिन वो किसी से भी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए। उनकी स्त्रियों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास दो विशेषज्ञ हैं। याहिया जी शुरुआत करेंगे परिचय के रूप में। थोड़ा सा वो बोलना चाहते हैं, बहुत नहीं बोलेंगे कह दिया उन्होंने पहले ही। तो याहिया जी का परिचय मैं ऐसा दूं, याहिया जी से मेरा तो बहुत पुराना परिचय है। वो यहाँ कोल्हान यूनिवर्सिटी के करीम सिटी कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। साथ ही साथ वो इग्नू भी संभाल रहे हैं। वहाँ पर इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और इन सब से हटके, ये तो प्रोफेशनल वर्क है, इन सब से हटके उनकी रुचि साहित्य में है। वो 3 भाषाओं के, मेरी जानकारी में 3 भाषाओं के जानकार है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, और बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं। और अनुवाद वो इंग्लिश से हिंदी, उर्दू से हिंदी, उर्दू से इंग्लिश से उर्दू, कई मतलब मल्टी लिंगुअल काम वो करते हैं। और अपने कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कई संस्थाओं को कॉलेज में चलाते हैं, जो कि बहुत ही एक्टिव संस्था है, स्टूडेंट्स के बीच में बहुत लोकप्रिय है। और जहाँ तक मैंने सुना है उनके स्टूडेंट्स के मुंह से, उनके पीछे, सामने तो सब लोग प्रशंसा करते हैं, पीछे मैंने सुना है कि जब वो पढ़ाते हैं तो मस्त होके पढ़ाते हैं। और ये बात एक टीचर के लिए सच में सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ऐसे याहिया जी हमारे बीच हैं और वो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँ कि हमारे साथ बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का भी स्वागत करती हूँ। और जो भी प्रश्न उनके मन में आए, जो भी शंका उनके मन में उठे, वो कमेंट्स में लिख दे तो हम लोगों को पता चल जाएगा और हम लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मंच पर सिर्फ आज 2 वक्ता उपस्थित हैं। याहिया जी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे दूसरे वक्ता का परिचय मैं बाद में दूंगी, लेकिन उनका डॉक्टर मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए याहिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो फ्रेंच काफ्का पर अपनी बात रखें। सब लोगों को नमस्कार। शायद मैं ऑडिबल हूँ मैम जी। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मंच का, विजय मैम का खास तौर से, जिन्होंने ये मौका दिया। और साथ ही साथ बहुत ही उत्सुक हूँ सर को सुनने के लिए, क्योंकि फ्रांज काफ्का को हम लोगों ने अपने स्टूडेंट लाइफ में जब कॉन्टिनेंटल ड्रामा पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम लोगों ने काफ्का का द कासल पढ़ा था और वो हमारा पहला परिचय था काफ्का के साथ। और तब से लेकर के अब तक बस काफ्का को समझने वाली ही स्थिति है। विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं हूँ। मैम का आदेश हुआ था और काफ्का से मोहब्बत कह लीजिए, और फिर अमरिंदर सर को सुनने की इच्छा, तो ये सब कुल मिलाकर के कई सारी चीज़ें जुड़ती गईं, जिस वजह से आज के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक एडजेक्टिव से। जैसे शेक्सपियर के हवाले से एक एडजेक्टिव मशहूर है, शेक्सपियरियन। बर्नार्ड शॉ के हवाले से अक्सर हम लोग एक एडजेक्टिव यूज करते हैं, शेवियन। शेवियन थ्योरी, शेवियन ड्रामा एंड ऑल दैट। बिल्कुल वैसे ही काफ्का के हवाले से एक एडजेक्टिव बहुत प्रचलित है, काफ्काएस्क। और मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। काफ्काएस्क एक ऐसा शब्द जो अचंभित करता है, जो परेशान करता है, जो उत्सुकता भी जगाता है, जिज्ञासा भी जगाता है, पजल भी करता है। क्या मतलब है इस शब्द का? काफ्काएस्क का अगर शाब्दिक अर्थ मैं आपके सामने अर्ज करूं, तो काफ्का जैसा। अब ये काफ्का जैसा का क्या मतलब है? तो ये एक सवाल है जो जो मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं जगाता है। काफ्का का मैंने द कासल का जिक्र किया, उसके अलावा मेटाफॉर्मोसिस जो उसकी बहुत ही मशहूर कृति है, द ट्रायल जो उसकी एक बहुत मशहूर कृति है, द हंगर आर्टिस्ट जो उसकी आखिरी कृति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि द हंगर आर्टिस्ट लिखने के बाद उसका देहांत हुआ, उसकी मौत हुई। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग जैसा जानते हैं, काफ्का 20वीं सदी का एक प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली लेखक, 21 इंसानों के दुख को दर्शाता एक बहुत ही
अभूतपूर्व लेखक, एक ऐसा लेखक जो व्यग्र अलगाव, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एलियनेशन बोलते हैं, तो व्यग्र अलगाव की बात करता हुआ एक लेखक, अजनबियत की बात करता हुआ उसको उकेरता हुआ एक लेखक, एक ऐसा लेखक जो जाना गया अपने डार्क यूनिक राइटिंग स्टाइल के को लेकर के। और जैसा मैम ने हमें बताया कि उसका जन्म प्राग में हुआ, जर्मन भाषी यहूदी परिवार में हुआ, 1883 ईस्वी में हुआ। कहानियां लिखी काफका ने, उपन्यास के अंश लिखे काफका ने, पत्र लिखे काफका ने, और डायरियां लिखी काफका ने। दुनिया भर में पढ़ा जाने वाला एक ऐसा जर्मन लेखक, जो कि अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोग जर्मन लेखकों की एक लिस्ट बनाएं और जर्मन लेखकों को अगर हम लोग एक हाथ की उंगलियों पे गिनने का प्रयास करें कि 5 बड़े लेखक, तो यकीनन उसमें काफका को रखना पड़ेगा। वो मजबूरी या आवश्यकता होगी हमारी काफका को वहां रखने की। एक 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 और वो परेशान कर देने वाली रचनाएं लिखता है, बेचैन कर देने वाला लेखक है। दूसरी वो ऐसा लेखक है जो हम जैसे लोगों को जब हम उसे पढ़ते हैं तो एक तरह की राहत भी देता है, एक तरह का पीस और एक तरह की ट्रैंक्विलिटी का अनुभव भी कराता है। एक ऐसा लेखक जो नौकरशाही के बेतुकेपन को उजागर करता है। काफ़्का के गुज़रे 100 साल हो गए काफ़्का को गुज़रे हुए, लेकिन अब आप ये देखें कि इस गुज़रे 100 साल में काफ़्का कंटेम्परेरी होता जा रहा है, समकालीन होता जा रहा है। हम अभी भी काफ़्का को उसी रूप में समझ और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लेखन में, काफ़्का के लेखन में जो मौजूद एग्जिस्टेंशियल बेचैनी है, जो अस्तित्व संबंधी बेचैनियाँ हैं, जिस तरीके से वो इंसान को उठाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की कहानियाँ, या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जो उसकी कृतियाँ हैं, वो पर्सनल लॉस यानी व्यक्तिगत दुःख और इन चीज़ों को उजागर करता हुआ 100 साल गुज़र जाने के बावजूद काफ़्का, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कि एक समकालीन लेखक है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब भी हमारे दौर की बात कर रहा है, हमारे समय की बात कर रहा है। ऐसा शायद इसलिए है कि इन 100 सालों में टेक्नोलॉजी के स्तर पे तो हम बहुत बदले, अब इकोनॉमिक्स के स्तर पे तो हम बहुत बदले, कई चीज़ों में शायद हम लोग पॉलिटिक्स के स्तर पे भी बहुत बदले, लेकिन जो बेसिक ह्यूमन फीलिंग्स हैं, जो बेसिक मानवीय मूल्य हैं, वो 100 साल पहले भी शायद वैसे ही थे, 100 साल बाद भी शायद वैसे ही हैं। एक ऐसा लेखक जिसको के बारे में कहा जाता है कि नाज़ुक मन का लेखक है। नाज़ुक इंसानों के नाज़ुक जज़्बातों को छेड़ता हुआ, इंसानों के नाज़ुक जज़्बातों को अपनी कृतियों में उकेरता हुआ लेखक। और जैसा मैम ने बताया हमें कि मन की ही तरह शरीर से भी नाज़ुक, मन की ही तरह शरीर से भी नाज़ुक। मैम बता रही थीं कि 1924 में उसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ और 1924 में ही उसकी मौत हो गई, उसका देहांत हो गया। यानी महज़ 40-41 साल की उम्र पाई काफ़्का ने। मरने से पहले, ये बहुत मशहूर बात है, सब लोग जानते हैं कि मरने से पहले उसने अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड्स को कहा कि भाई मेरी तमाम अप्रकाशित जो कृतियाँ हैं उसको जला देना। वो तो भला हो मैक्स ब्रॉड का कि उसने ऐसा नहीं किया, वो संजोता रहा काफ़्का की कृतियों को, और फिर काफ़्का की कृतियों को लेकर के वो हमारे सामने आया। और इस तरह जब मैक्स ब्रॉड काफ़्का के उपन्यासों के साथ, काफ़्का की कलाकृतियों के साथ हमारे सामने आता है, तो एक अद्भुत रचना संसार हमें मिलता है, काफ़्का का रचना संसार। वह जैसा हम लोग जानते हैं कि वो छोटी-सी नौकरी की उसने, बीमा कंपनी को जॉइन किया था उसने। दिन में वो उस बीमा कंपनी के कामों तले बंधा हुआ एक क्लर्क या एक एजेंट कह लीजिए बीमा कंपनी का, तो दिन भर वो बीमा कंपनी के लिए काम करता और रात में वो स्वयं के लिए लिखता। आज काफ़्का की कहानियाँ और काफ़्का के उपन्यास और उपन्यासों के अंश और उसकी डायरियाँ, ये विश्व साहित्य का एक अभिन्न अंग हैं। काफ़्का ने 3 बार उपन्यास लिखने का प्रयास किया, तीनों बार उसके उपन्यास अधूरे रहे, लेकिन ये अधूरे उपन्यास और काफ़्का की कहानियाँ, काफ़्का की डायरियाँ, ये एक ज़बरदस्त रहस्य उकेरती हैं हमारे सामने। अधूरे रह जाने का रहस्य, अजनबीपन का रहस्य और असफल रह जाने का रहस्य। कुल मिलाकर एक ऐसा लेखक जो भविष्य और उसकी भयावहता को देख रहा था, जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अधिनायकवादी शासकों और सूचना के मकड़जाल की भविष्यवाणी कर रहा था, जो नफ़रत भरे भाषणों और आचरण और झूठी जानकारियों के खतरों से आने वाली सदी को अवगत करा रहा था,
जो बेहिसाब सूचनाओं से घिरे इंसान के अकेलेपन का अपनी कृतियों के अकेलेपन को अपनी कृतियों में रिकॉर्ड कर रहा था। एक जटिल होती दुनिया में मानव अस्तित्व की बेचैनियों को अपने लेखन का हिस्सा बना रहा था। एक डार्क वर्ल्ड को उकेर रहा था, जहां हम अथॉरिटीज, चाहे वो पॉलिटिशियंस की शक्ल में हमारे सामने हों, चाहे वो शासक वर्ग की शक्ल में हमारे सामने हों, जजेस की शक्ल में हमारे सामने हों, या फिर एम्प्लॉयर्स की शक्ल में हम हमारे सामने हों, या फिर पिता की शक्ल में हमारे सामने हों। अथॉरिटीज के सामने जिस तरीके से इंसान पावरलेस महसूस करता है, इंसान की उस पावरलेसनेस को उकेरता है फ्रांज काफ्का। आइए सुनते हैं हम अपने मुख्य वक्ता को, और मुझे आशा है कि काफ्का की स्त्रियां और काफ्का की प्रेमिकाओं के बारे में आज का ये व्याख्यान अभूतपूर्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब याहिया जी, बहुत अच्छी तरह से आपने काफ्का का परिचय दिया है। हमारे साथ फेसबुक लाइव से चंदना राव जी जुड़ी हैं और वो सबको नमस्ते कह रही हैं। अविरल पटेल जुड़े हैं और वो हम लोगों को नमस्ते करते हुए कह रहे हैं, आपको सुनने का सौभाग्य मिला, इस हेतु अत्यंत कृतज्ञ हूँ। वर्धा में शिक्षण के दौरान अमरेंद्र सर से आषाढ़ का एक दिन नाटक की अद्भुत व्याख्या पढ़ी थी। मैंने भावना का वर्णन किया है। पंक्ति के गूढ़ व्यंजित अर्थ का उद्घाटन सर को सुनने के पश्चात ही उसको हो सका। मैं तब से सर का फैन हूँ। बहुत खूब। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे पास दो ही वक्ता है और याहिया जी ने परिचय विषय का दे ही दिया है। अमरेंद्र जी हमारे मुख्य वक्ता आज के हैं और अमरेंद्र जी वर्धा में जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, उस पे काफ़ी वर्षों से पढ़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने परिचय में 2 पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन मैं बता दूं, मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय है। जब मैं वर्धा गई हूँ तब भी वो मिलने हमेशा आए हैं, और चूंकि वो बिहार में ही रहते हैं और वर्धा से जो ट्रेन आती है वो जमशेदपुर होती हुई जाती है, तो एक बार वो हमारे घर भी आए और वो दिन मुझे बहुत हमेशा हमेशा याद रहता है कि कितनी आत्मीय बातें हमने की थी, सिर्फ और सिर्फ साहित्य पर बात करते हुए। कब ट्रेन का टाइम हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो साहित्य से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे व्याख्यान इनके यूट्यूब पर और वर्धा के साइट पर उपलब्ध हैं। पढ़ने लिखने के कारण ही शायद वो मुझसे भी जुड़े हुए हैं और सृजन संवाद के भी वो मेंबर हैं। सृजन संवाद से भी वो साहित्य और सिनेमा और कला के विषय में जुड़े हैं। न केवल साहित्य वरन सिनेमा पर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उनके बहुत सारे आर्टिकल्स उपलब्ध हैं सिनेमा पर भी। लेकिन आज वो यहाँ पर काफ्का की प्रेमिकाओं की बात करने वाले हैं। विषय पर हम लोगों ने सोचा कि क्या विषय रखा जाए, क्योंकि काफ्का की स्त्रियां कहने से अलग ध्वनि निकलती है। काफ्का की स्त्रियां कहने से उसके जीवन में आई स्त्रियां भी हो जाती हैं और उसके पात्र भी, स्त्री पात्र भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा शायद इतने गूढ़ विषय पर श्रोताओं को, दर्शकों को उतनी रुचि ना हो, इसलिए हम लोग एक चटपटा सा कहना चाहिए शीर्षक दे दिया है, काफ्का की प्रेमिकाएं। हालांकि ये बहुत गंभीर विषय है और खास करके उसके जीवन में जो प्रेमिकाएं आई और कई बार तो उसका उनसे ब्रेकअप हुआ, एंगेजमेंट हुई, तरह तरह की लड़कियां उसके जीवन में आई। बहुत बचपन से लड़कियों के प्रति आकर्षित था। लेकिन मैंने अभी हाल में कहीं पढ़ा कि लोग कहते हैं कि वो, कुछ लोग कहते हैं वो समलैंगी था, कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी और कारण से जुड़ नहीं पाया। लेकिन अभी एक रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा कि उस व्यक्ति ने जीवनी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि काफ्का के समय ऐसा था कि लोग सेक्सुअल संबंध बनाने से बहुत डरते थे, क्योंकि लोगों को यौन संक्रमण की बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाली भावना लोगों के मन में थी।
और दूसरी बात थी प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो सामाजिक बदनामी होगी। तो व्यक्तिगत कारणों से भी लोग सेक्स से दूर रहते थे, और अगर काफका के मन में भी यही भावनाएं थी, इसी कारण वो स्त्रियों से जुड़ नहीं पाता था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खैर, हम लोग देखते हैं कि अमरेंद्र कुमार शर्मा जी काफका की प्रेमिकाओं के विषय में हमें क्या बता रहे हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शर्मा मैम, याहिया सर और फेसबुक लाइव से जुड़े हुए सभी श्रोता और दर्शक जो फ्रेंच काफका को पसंद करते हैं, उसके अध्येता रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ बातें आपके साथ साझा कर सकूं, और मैं ये नहीं दावा करता कि ये जो बातें मैं आपसे साझा करने वाला हूं, ये आप कभी न कभी कहीं न कहीं न सुनी होगी। सृजन संवाद एक ऐसा मंच है जो इस तरह की बातों को साझा करने का एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जो किसी के लिए भी बड़े गर्व की बात हो सकती है। सृजन संवाद का यह मंच अनवरत 142 एपिसोड के साथ आगे बढ़ता हुआ आज 143वें एपिसोड पर है, और मुझे गर्व है कि आज मुझे इस मंच से बोलने का अवसर विजय शर्मा मैडम ने उपलब्ध कराया है। मैं जानता हूं कि इस तरह का जो मंच है वह अपनी निरंतरता बनाए रखे, वह उसकी एक कठिन प्रणाली है, और इस कठिन प्रणाली में विजय शर्मा मैडम न केवल कोरोना के समय में बल्कि अपने स्वास्थ्यगत परेशानियों के बीच भी बड़े ही उत्साह और सक्रियता से इसको बनाए रखती हैं। यह किसी के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है कि कोई विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सृजनात्मकता का हौसला न केवल बनाए रखे बल्कि लोगों को उससे जोड़े, और लोग जुड़ करके गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं आज वही गर्व महसूस कर रहा हूं और अपनी कुछ बातें आपके सामने साझा करना चाहता हूं। फ्रेंच काफका के परिचय के बारे में याहिया सर ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि यह वर्ष फ्रेंच काफका की 100वीं पुण्यतिथि का वर्ष है, और इसलिए फ्रेंच काफका को इस 100वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए जितने भी साहित्य प्रेमी हैं और विश्व साहित्य के अध्येता हैं, उसे गर्व होना चाहिए कि विश्व साहित्य का एक ऐसा पुरखा था जो अपने समय में ऐसा कुछ रच गया, जिसे न केवल आज हम 100 साल बाद भी याद कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे आने वाली जो तमाम पीढ़ियां हैं, मैं समझता हूं कि फ्रेंच काफका की रचनाधर्मिता से वे भी प्रभावित होते रहेंगे। मैंने फ्रेंच काफका के संदर्भ में कहने के लिए कई सारे आयाम हैं। मैंने बहुत एक सीमित आयाम चुना कि उनके जीवन में जो प्रेमिकाएं आईं, वह प्रेमिकाएं किस तरह से आईं और फ्रेंच काफका को और उसके चेतना को किस तरह से प्रभावित कर सकी। जैसा कि पूर्व में भी कहा कि फ्रेंच काफका के पूरे जीवन पर उसके पिता का एक काला साया मंडराता रहा। वह उससे न केवल भयभीत रहे बल्कि आतंकित रहे, लेकिन अपनी मां से वे उतने ही अधिक प्यार करते थे, और मां की गोद को वे स्वर्ग की तरह देखते थे। उनके जीवन में मेरी वार्नर नाम की एक ऐसी स्त्री आई जो उनके घर की नौकरानी थी, और फ्रेंच काफका के अकेलेपन को संवारने दुलारने का काम वह करती थी। फ्रेंच काफका वार्नेर को बहुत प्यार से याद करते हैं। फ्रेंच काफका की प्रेमिकाओं की तरफ हम जाएं उससे पहले सिर्फ 3 बातों पर हम अपनी बात को केंद्रित कर लेते हैं। वह यह कि फ्रेंच काफका के चिंतन में जो बेचैनी है, उस बेचैनी के कुल 3 कारण मुख्य रूप से दिखलाई देते हैं। एक तो उनकी अपनी शारीरिक कमजोरी, जो बचपन से ही वे पतले दुबले थे और बाद में उनको बीमारी हुई, यक्षमा, टीबी। दूसरा जो है कि वे भावनात्मक रूप से हमेशा एक खास तरह की शून्यता के शिकार रहे। उनके जीवन में छोटे भाइयों की मृत्यु, पिता
का व्यवहार, आसपास के वातावरण में उनको लेकर के जिस तरह की चर्चाएं होती थी, उन सब को लेकर के उनमें एक खास तरह की भावनात्मक शून्यता बसी हुई रहती थी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है रचनात्मकता की बेचैनी। उनको लगता था कि जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य मेरा है वह है रचना करना, लिखना। ये तीन ऐसी बातें थीं जो फ्रेंच काफका को अपने पूरे जीवन में न केवल प्रभावित करती रही बल्कि संचालित करती भी रही। मैं यहां फ्रेंच काफका के जीवन में आने वाली सिर्फ 4 प्रेमिकाओं का ही उल्लेख करूंगा। उनके जीवन में जो सबसे पहली प्रेमिका आई उसका नाम है फेलिस बाउर। फेलिस बाउर के आने से पूर्व स्कूल के दिनों में एक और लड़की से उनका परिचय हुआ जिसका नाम है सेल्मा कोहन। इस सेल्मा कोहन प्राग में पोस्टमास्टर की एक बेटी थी। यह लगभग 1900 ईस्वी के आसपास काफका से उनकी मुलाकात होती है। काफका कई बार समुद्र के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ करके अपने इस पहले परिचय सेल्मा कोहेन को जरथुस्त के संदर्भ में द स्पोक जरथुस्त किताब पढ़कर सुनाया करते थे। और जैसे जैसे उनके साथ संबंध आगे बढ़ता गया, एक खास तरह से फ्रेंच काफका के इस दोस्त के प्रति फ्रेंच काफका के मन में उदासीनता आने लगी और धीरे धीरे वे उससे दूर होते चले गए। 1912 में उनके जीवन में एक प्रेमिका आई, फेलिस बाउर। और फेलिस बाउर एक ऐसी प्रेमिका थी जिसके साथ फ्रेंच काफका ने लगभग 5 से अधिक वर्षों तक संबंध बनाए रखे। उनसे मुलाकात केवल 2 बार ही हुई, लेकिन दूर रहकर पत्रों के माध्यम से यह संबंध उनका फेलिस बाउर से बना रहा। फेलिस बाउर से जो मुलाकात काफका की है, वो पहली मुलाकात हुई है वो 23 मार्च 1913 को और दूसरी मुलाकात 11 मई 1913 को। दोनों मुलाकातें बर्लिन में हुई थी। लेकिन 1912 में जो मुलाकात हुई वह अनौपचारिक मुलाकात थी और वह उसके दोस्त ब्राट के घर में एक मुलाकात केवल हुई, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। उस मुलाकात के कुछ दिनों बाद फेलिस को उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि जब हम तुमसे मुलाकात कर रहे थे तो तुमसे हमने एक वादा लिया था कि तुम मेरे साथ एक बार फिलिस्तीन की यात्रा पर जाओगी। क्या तुमको ये वादा याद है और क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलोगी? यह पहला ही पत्र है जिसमें फ्रेंच काफका एक वादे को याद कराते हैं फेलिस को। फेलिस के साथ 1917 में फेलिस ने सगाई की थी फ्रेंच काफका से, और उससे पहले 1914 में भी एक बार यह प्रयास सगाई का उसके साथ में हुआ था। बाद में फेलिस ने बर्लिन, जब फ्रेंच काफका के साथ पत्र व्यवहार उसका लंबे समय तक चलता रहा, तो बहुत बाद में फेलिस ने एक बार एक व्यवसायी से एक शादी कर ली जो बर्लिन का रहने वाला था, यानी कि फ्रेंच काफका के साथ उसकी शादी नहीं होती है। और फेलिस की इच्छा थी कि वह फ्रेंच काफका से विवाह करके अपना जीवन आगे बढ़ाए। फ्रेंच काफका भी स्वयं को फेलिस के साथ होते हुए देखना चाहते थे और कई बार उनके सामने न केवल शादी का प्रस्ताव रख चुके थे, बल्कि कई बार अपने प्रेम के उस मधुर पलों को भी साझा करते थे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच काफका के मन में एक खास तरह की संशयग्रस्तता रही है। वे अपने होने को लेकर संशयग्रस्त रहे। उनमें एक दुविधा बराबर बनी रही, एक अंतर्विरोध बराबर बना रहा। वे एक ही पल में कहते कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और दूसरे ही पल उससे कहते कि तुम मुझे शादी करके क्या करोगे, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझ में वह क्षमता नहीं है जिसके आधार पर मैं शादी करके परिवार अपना बनाऊं और एक बच्चा पैदा कर सकूं।
बच्चा पैदा करने का संदर्भ वे बार बार फेलिस को अपने पत्रों में लिख करके कहते हैं। असल में फ्रेंच काफ्का की बहन की जब शादी हुई थी तो उसकी बहन को एक बच्चा हुआ, तो वह अपने बहनोई और बहन से इस बात पर ईर्ष्या करने लगे थे फ्रेंच काफ्का कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। अब ये उन्हें नहीं हो पाएगा, इसका आभास उनको कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत विस्तार से वे केवल संकेत ही छोड़ते हैं, स्पष्ट बात नहीं करते हैं। हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच काफ्का का यौन संपर्क 2 बार हो चुका था और वे प्राग के वेश्यालयों में जाया करते थे। तात्पर्य यह है कि दरअसल वे अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि, और यह अपने आप को आंक रहे थे कि क्या मैं सक्षम हूं किसी के साथ विवाह करके उसके साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने की क्षमता मुझ में है, और इसकी कोशिश उनके दिमाग में बार बार बनी रहती थी। फेलिस के साथ रहते हुए फ्रेंच काफ्का के मन में यह प्रश्न बार बार उठता रहा, और फेलिस से जब वह सितंबर 1912 से लेकर अक्टूबर 1917 तक लगातार जो पत्राचार कर रहे थे, तो ये कहा जाता है कि इन पत्रों की भाषा, इन पत्रों में जो अभिव्यक्ति है वह एक उपन्यास के कलेवर की तरह दिखलाई देती है। और फेलिस ने जो काफ्का को पत्र लिखे थे वे पत्र हमें प्राप्त नहीं होते हैं। काफ्का ने जो फेलिस को लिखे वे पत्र तो मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि काफ्का के मन में फेलिस को लेकर के क्या धारणा थी यह तो हम समझ लेते हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका फेलिस अपने प्रेमी फ्रेंच काफ्का को लेकर के क्या सोचते थे और क्या सोचती थी और उनके मन में क्या भावनाएं थी, यह बहुत स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन इतना स्पष्ट होता जरूर है कि फेलिस उनसे विवाह करना चाहती थी और फ्रेंच काफ्का विवाह करने से कतराते थे, और हर बार फेलिस को यह कहते थे कि तुम मुझसे विवाह करके पछताओगी और तुम मुझसे विवाह करना क्यों चाहती हो। लेकिन जब वो ये कह रहे होते थे, अगले ही पल दूसरे पत्र में जब देखते थे कि फेलिस, कई बार ऐसा हुआ कि किसी बात से पत्र के किसी बात से जब फेलिस बहुत ही असहमत होती थी, संशयग्रस्त होती थी, तो वह जवाब नहीं देती थी फ्रेंच काफ्का को, और फ्रेंच इससे बहुत परेशान होते थे। उसे लगता था कि ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसके कारण मुझे फेलिस जवाब नहीं दे रही है, और वे तब तक फेलिस का पीछा नहीं छोड़ते थे जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाए। और वे कई बार इस बात की घोषणा कर चुके थे कि और कह चुके थे फेलिस से कि मेरे जागृत जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं आया जब मैंने तुमको याद न किया हो। उन्होंने यह कहा कि अपने जीवन में आने वाले हर 15 मिनट में मैंने तुमको याद किया है, और तुम्हें सोचे बिना मैं कभी रह नहीं सका। और यह कहते हुए कहते थे, अगले ही पल में कहते थे कि मैं केवल अपने लिए स्वस्थ हूं, विवाह के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं। और यह भी स्वीकार थे कि मेरे होठों पर एकमात्र तुम्हारा ही अधिकार है। तो फेलिस को यह सब बातें कहते हुए, तो फेलिस के बारे में मुझे यह बात यहाँ पे कहनी है कि फेलिस एक स्थिर चित्त, एक गंभीर स्त्री थी, और यह वह सोचती थी कि यदि एक बार विवाह हो गया तो फ्रेंच काफ्का के भीतर जो भी विसंगतियां, जो संशयग्रस्तता है, वह खत्म हो जाएगी। लेकिन यह संभव नहीं हो सका। एक बार फेलिस ने अपनी एक दोस्त ब्रोटे को भेजा कि आप जाइए और फ्रेंच काफ्का से बात कीजिए और उसे समझाइए कि उसके लिए विवाह करना कितना उचित है। उसकी दोस्त के साथ बहुत दिनों तक रहने के बाद भी फ्रेंच काफ्का इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि उन्हें उससे विवाह करना चाहिए, और अंततः फेलिस के साथ उनका विवाह नहीं होता है। फेलिस
से प्रेम के एक फेलिस के साथ जो प्रेम का संदर्भ है काफका का, वो इतना गहरा है कि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब फेलिस फ्रेंच काफका के पत्रों का जवाब नहीं देती थी, तो कई बार फ्रेंच काफका में एक खास तरह की उदासीनता आती थी और कई बार वह आत्महत्या करने के बुरे विचार भी उनके मन में उठते थे। इसका मतलब यह था कि एक स्त्री उससे प्यार करना क्यों छोड़ सकती है, उसे प्यार करना वो छोड़ना नहीं चाहिए, यानी अपने प्रति एक तवज्जो उसे हमेशा मिले फ्रेंच काफका को। लेकिन फ्रेंच काफका कोई जिम्मेदारी उस तवज्जो की लेना नहीं चाहते थे। ये एक खास तरह का अंतर्विरोध हमें फ्रेंच काफका को पढ़ते हुए मिलता है कि वो प्रेम तो चाहते थे, लेकिन प्रेम की जिम्मेदारी वो निभाना नहीं चाहते थे। उसे लेकर उनके मन में एक संशय रहा करता था। फेलिस एक ऐसी स्त्री थी जो अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से शादी करके जीना चाहती थी। फ्रेंच में वह संभावना उसे नहीं दिखी और अंततः उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। फेलिस के साथ फ्रेंच का ये 5 वर्षों का जो रिश्ता और 500 पत्रों का जो रिश्ता है, यह अपने आप में एक मुकम्मल साहित्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उनके जीवन में जो दूसरी प्रेमिका आई, उसका नाम है जूली। जूली उनके जीवन में 1919 ईस्वी में आई, लेकिन यह रिश्ता बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहा। लगभग 1 से 2 वर्षों तक यह रिश्ता रहा और यह रिश्ता तब समाप्त हुआ जब काफका के जीवन में एक दूसरी प्रेमिका, यानी कि एक तीसरी प्रेमिका मिलेना आई। और मिलेना जेंसेस्का के बारे में आगे बात कहूंगा, लेकिन जूली फ्रेंच काफका के साहित्य को संवारने वाली एक प्रेमिका के रूप में सामने आती है। वह उसके रचनाओं के अनुवादक के रूप में भी हमारे सामने आती है। और जूली से प्रेम करते हुए काफका अपने आप को एक कंफर्ट जोन में हमेशा पाते थे। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि जूली के जीवन में रहते ही जब फ्रेंच काफका के जीवन में मिलेना आती है, तो मिलेना को जब मालूम होता है कि फ्रेंच काफका के जीवन में एक और प्रेमिका जूली है, तो फ्रेंच काफका को वह कहती है कि तुम्हें उससे संबंध, और फ्रेंच काफका पर इतना दबाव वह डालती है कि अंततः फ्रेंच काफका जूली को एक पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं कि मुझे मिलेना ने यह कहा है कि मैं तुमसे अपना संबंध समाप्त कर दूं, इसलिए मैं तुमसे अपना संबंध समाप्त करता हूं। तुम्हें इस बात का दुख तो हुआ होगा और तुम्हें हक है कि तुम यह पूछो मिलेना से कि उसने मुझे तुम्हारे साथ संबंध रखने से क्यों मना किया। जूली वह पत्र मिलेना को लिखना चाहती है, लेकिन फिर बाद में फ्रेंच काफका उसे लिखने से मना कर देते हैं। जूली को बहुत बाद में नाजियों द्वारा नजरबंद कर लिया जाता है और उसे आउशविट्ज में भेज दिया जाता है। यहीं रहते हुए 1944 ईस्वी में जूली की मृत्यु हो जाती है। मिलेना एक तीसरी प्रेमिका थी जो फ्रेंच काफका के जीवन में आई, और वो जो आई तो एक धधकती आग की तरह आई। वह एक स्वतंत्र चेता स्त्री की तरह फ्रेंच काफका के जीवन में बहुत तेजी से प्रवेश करती है। यह 1920 ईस्वी में एक कैफे में मिलेना की मुलाकात फ्रेंच काफका से होती है। जिस समय मिलेना की मुलाकात फ्रेंच काफका से होती है, उस कैफे में मिलेना के जीवन में एक प्रेमी पोलाक नाम का पहले से ही रहा करता है, और जो पोलाक है वह प्राग में अचर्चित लेखकों का परिचय कराने का काम किया करता था, और उसी ने उस कैफे में प्राग के उस कैफे में ही फ्रेंच काफका का परिचय वो पोलाक करा रहा था, और वहीं उसकी प्रेमिका मिलेना। फ्रेंच काफका का पहला परिचय मिलेना से उसी कैफे में होता है, और यह संयोग है कि मिलेना का प्रेमी जो पोलाक है उसने ही
मिलेना को फ्रेंच काफ्का से मिलाया और आने वाले दिनों में फ्रेंच काफ्का मिलेना के जीवन में एक ऐसे प्रेम की तरह उभरे जिसके साथ उसे लगा कि पहली बार मेरे जीवन में कोई एक वैचारिक तौर पर एक टक्कर का एक व्यक्ति मुझे मिला है। अब तक जो उनकी पहली की प्रेमिका थी वह एक सुचिंतित घर सजाने वाली एक पत्नी के रूप में अपने आप को स्वयं देखती थी, फेलिस। लेकिन मिलेना ऐसी नहीं थी। वह वैचारिक रूप से इतनी सुदृढ़ थी कि कहते हैं कि वह अपने जब वह 13 वर्ष की थी तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और बहुत ही कम उम्र में ही उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था। अपनी बीमार मां की सेवा वो 13 वर्ष की उम्र तक करती रही थी। स्वतंत्र रूप से उसने न केवल नारीवादी लेख लिख करके अपने आप को सामने रखा, बल्कि उसने कई बोल्ड तस्वीरें खिंचवा करके भी उस पूरे दौर में एक क्रांतिकारी स्त्री की तरह सामने आती है। वह नशा भी करती है, वह नग्न तस्वीरें भी खिंचवाती है। कहते हैं कि उसके पिता, मिलेना के पिता, यह देखकर इतने नाराज हुए कि मिलेना को एक पागल खाने में बंद करवा दिया। मिलेना जेंसेस्का तकरीबन 9 महीने तक पागल खाने में बंद रही और एक दिन उसी पागल खाने से भाग करके वह अपने प्रेमी पोलाक से शादी कर लेती है। मिलेना इस अर्थ में काफ्का के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं क्योंकि काफ्का के जो होने का भाव है वह भाव मिलेना के साथ रहते हुए उसने अर्जित की थी। एक बात का उल्लेख मैं यहां पर जोड़ने के लिए कह रहा हूं कि जब उनके जीवन में फेलिस आई थी तो यही वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन की सबसे चर्चित कहानी मेटामॉर्फोसिस लिखी थी और द जजमेंट भी उसी दौर में लिखी गई थी। द जजमेंट में उन्होंने जिस स्त्री का वर्णन किया उस स्त्री का संदर्भ कई बार हमें उसकी प्रेमिका फेलिस में दिखलाई देता है। तो फेलिस उनके जीवन में वह पहली स्त्री थी जो उसकी रचनात्मकता के दौर में सबसे महत्वपूर्ण रचना लाने का श्रेय उसे जाता है। और जब मिलेना उनके जीवन में आती है तो सबसे उर्वर समय मिलेना के समय फ्रेंच काफ्का है। लेकिन फ्रेंच काफ्का के भीतर वह जो बीमारी थी टीवी की वह धीरे धीरे मिलेना के आने के दौर में ही शुरू हुई और बहुत गाढ़ा होती गई उसके जीवन में। मिलेना कई बार उसे ले करके जाती सेनेटोरियम, उसकी चिकित्सा करवाती और उसके साथ रहती। फ्रेंच काफ्का ये कई बार सोचते थे कि मैं मिलेना से विवाह कर लेता हूं और इसके साथ रहना शुरू करता हूं क्योंकि यह हमारे लिए सबसे उचित स्त्री है। लेकिन मिलेना ने यह बार बार कहा कि विवाह के संदर्भ में जो तुम्हारे विचार हैं वह मेरे विचार से बिल्कुल मिलते नहीं है। क्योंकि मिलेना चाहती थी कि एक ऐसा परिवार हो जिसमें एक साथ रहने और एक साथ होने की खुशी मिले। फ्रेंच काफ्का इस बात को बार बार कहते हैं कि मेरे जीवन में जो मेरी जीवन शैली है वह जीवन शैली तुमसे अलग है। और ये जाहिर सी बात है कि फ्रेंच काफ्का की जीवन शैली और मिलेना की जीवन शैली, दोनों की जीवन शैली में बहुत ज्यादा अंतर था। वो कैफे में जो मुलाकात होती है और जो पहला परिचय होता है उस समय से ही चल जाता है पता कि मिलेना के जीवन शैली में एक आजाद ख्याल स्त्री की है और जो अपने प्रेम को लेकर के बहुत उत्सुक है और बहुत ही वोकल है। लेकिन फ्रेंच काफ्का प्रेम को लेकर के उतने ही बहुत ही संकुचित और सकुचाए हुए हैं। उनमें एक खास तरह की दुविधा हमेशा काम करती है। मिलेना जितनी खुली हुई थी फ्रेंच उतने ही बंद थे। क्योंकि और ये बंद क्यों थे इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि उनके जीवन में एक खास तरह की संशयग्रस्ता और दुविधाग्रस्ता बचपन से ही बनी हुई थी। मिलेना
की काफका से मुलाकात 2 बार हुई और प्रत्यक्षतः और 4 दिन तक दोनों साथ रहे। कहते हैं कि पहली मुलाकात मिलेना के लिए बहुत ही खुशनुमा था और बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब दूसरी बार वो मिलती हैं फ्रेंच काफका से, तो यह मुलाकात उनके लिए बहुत खुशनुमा नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा ले गई थी जिससे लगता था मिलेना के मन में कि यह फ्रेंच काफका अपने जीवन के भीतरी खोह में इतना डूबा हुआ है कि इसके जीवन में हमारे जैसी स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि काफका मिलेना को कई पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वह कई बार ये बताते हैं कि तुम जो मुझसे विवाह करना चाहती हो या मैं जो तुमसे विवाह करना चाहती हूं, इसमें यौन संपर्क की कोई भूमिका नहीं है। और वे कई अपने यौन संपर्कों के बारे में, जो पूर्व में उनके यौन संपर्क हुए थे काफका के, उस यौन संपर्क के अनुभवों को वे पत्र लिख करके मिलेना को बताते हैं। मिलेना एक ऐसी स्त्री थी जिसके स्वभाव में न केवल अपने समय के स्त्री की मुक्ति की कामना थी, बल्कि वह ऐतिहासिक अर्थों में नाजी और फांसी का विरोध करती थी। और यही कारण था कि नाजी का जो आधिपत्य हुआ, उस दौर में मिलेना का जो घर था वह नाजी विरोधी लोगों का एक अड्डा बन गया था। नाजी विरोधी गतिविधियां उसके घर में हुआ करती थी। इनकी इस गतिविधियों को देख करके मिलेना को गिरफ्तार कर लिया गया 1939 में, और उसे गिरफ्तार करके उसे यातना शिविर में भेज दिया गया। जिस तरह से जूली की मृत्यु आउशविट्स में हुई उसकी दूसरी प्रेमिका की, वैसे ही तीसरी प्रेमिका मिलेना की भी मृत्यु नाजी यातना गृह में ही हुई और 1944 में मिलेना की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंच काफका के जीवन में मिलेना को इस अर्थ में याद किया जाना चाहिए क्योंकि फ्रेंच काफका की रचनाओं के बारे में साहित्य की दुनिया में बहुत बातें होती हैं, लेकिन उनके जीवन को बनाने संवारने में जिन स्त्रियों ने, जिन प्रेमिकाओं ने अपनी भूमिका निभाई, उन स्त्रियों की भूमिकाओं के बारे में बातें कम होती है। इसलिए ही आज मैंने ये सोचा कि उन स्त्रियों के बारे में भी बात की जानी चाहिए जो एक लेखक को महान बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। ये अक्सर होता है कि कई ऐसे महान लेखक होते हैं जिनकी महान बनने में स्त्री की भूमिका बहुत प्रभावी और महत्वपूर्ण होती है। इस अर्थ में हेमिंगवे के जीवन के बारे में भी आप जान सकते हैं कि उनके जीवन में भी कई स्त्रियां आई जो हेमिंगवे के साहित्य की रचना धर्मिता को न केवल मजबूत किया बल्कि बहुत पैना भी किया। फ्रेंच काफका के जीवन में भी ऐसा ही रहा। मिलेना वह पहली स्त्री थी जिसने काफका को पूरी तरह से समझने का प्रयास किया। वह फेलिस की तरह नहीं थी कि एक सुंदर सी पत्नी बनकर रहना चाहती थी, बल्कि मिलेना काफका को संपूर्णता में समझना चाहती थी। और वह मिलेना जब मिलेना ने अपनी एक किताब लिखी द वे टू सिंप्लिसिटी 1926 में लिखी, इस किताब में उसने काफका के व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से लिखा। ऐसी बात उसकी किसी प्रेमिका ने नहीं की थी। काफका अपने जीवन के अंतिम उपन्यास द कासल में जिस नायिका फ्रीडा का उल्लेख करते हैं, उस फ्रीडा का जो व्यक्तित्व है वह उनकी असल जीवन की प्रेमिका मिलेना से ही मिलती है। मिलेना अंततः जूली की तरह ही फांसीवादी व्यवस्था के अंदर मारी जाती है। उनके जीवन की जो अंतिम प्रेमिका है, इस पर बात करके मैं ये बात समाप्त करूंगा, और वह प्रेमिका है डोरा डायमंड। डोरा डायमंड जिसका जन्म पोलैंड में हुआ था और जो बाद में बर्लिन चली गई थी। डोरा डायमंड फ्रेंच काफका की वह आखिरी प्रेमिका थी जो उसे बाल्टिक सागर के तट पर मिली थी। और कहते हैं कि पहली नजर का जो प्यार होता है वह डोरा डायमंड के साथ ही फ्रेंच काफका का हुआ। उस समय काफका की उम्र 40 वर्ष थी और वह तपेदिक से ग्रस्त था, और उस समय डोरा की उम्र 19 वर्ष थी। लगभग दोगुने उम्र
के प्रेमी को डोरा अपने जीवन में पा रही थी। और डोरा एक महत्वपूर्ण सपना साझा करती है अपने 19 वर्ष की उम्र में फ्रेंच काफका से, और वो कहती है कि मैं फिलिस्तीन में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूं और तब तुम मेरे साथ वहां चलना। मैं एक बात का विशेष उल्लेख यहां करना चाहता हूं, हालांकि उस पर विस्तार से अलग से बात की जा सकती है, कि फ्रेंच काफका के मन में ये बात हमेशा रही कि वह एक बार फिलिस्तीन जाए, और वहां जाने के लिए उसने हिब्रू बहुत ध्यान से सीखी भी थी कि एक ऐसा मौका आएगा जब मैं वहां जाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस मृत्यु ने उसका साथ नहीं दिया और फिलिस्तीन नहीं जा सके। डोरा ने यह सपना उनके साथ भी देखा था। डोरा काफका के साथ उसके मृत्यु पर्यंत रही। डोरा के बाहों में ही काफका ने अपना प्राण छोड़ा था। डोरा जब काफका की मृत्यु हो गई तो कहते हैं कि डोरा एक गुमनाम जिंदगी में चली गई थी और उसी जिंदगी में जीती हुई बहुत ही गरीबी में जी रही थी। आर्थिक अभाव बहुत ज्यादा था और बहुत वर्षों बाद काफका की एक भतीजी संयोग से इंग्लैंड में, लंदन में डोरा से मिलती है, जो बहुत गरीब थी। तो डोरा की आर्थिक सहायता फ्रेंच काफका की भतीजी करती है। 1900 अब ये जो डोरा थी वह दरअसल एक अभिनेत्री के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रही थी। 1920 के आसपास डोरा थिएटर कंपनी में एक अभिनेत्री के तौर पर काम कर रही थी और 1930 के दशक तक आते आते डोरा एक प्रचार प्रसार करने वाली अभिनेत्री के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी। डोरा इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है और यह मिलेना की क्रांतिकारिता के साथ जुड़ती है कि डोरा भी अपने अभिनय के माध्यम से कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए वह उस पार्टी में शामिल हो गई थी। और यहीं रहते हुए डोरा ने एक अखबार, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक अखबार था, डाई रोटे फाउन, उस अखबार के संपादक लुडविग लस्क के साथ बाद में विवाह कर लिया था। 1936 में, यानी कि जब अपनी बाहों में उसने जब फ्रेंच काफका को मृत्यु होते हुए देखी थी, उसके बाद जब अपना वो जीवन शुरू करती है लुडविग लस्क के साथ, तो 1936 आते आते डोरा जर्मनी से अपने पति के साथ भागकर रूस चली जाती है, क्योंकि तब तक जर्मनी में फांसीवादी जो ताकतें थी वह उसके विरुद्ध होती जा रही थी। और यहीं पर, यानी कि जब वो रूस गई तो रूस में ही डोरा के पति को गिरफ्तार कर लिया गया 1938 के आसपास और उसके पति को साइबेरिया भेज दिया गया। डोरा एक बार फिर से अकेली हो जाती है। एक बार जब 1924 में फ्रेंच काफका की मृत्यु हुई तब वह, और एक बार वह जब उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1938 में, तब वह अकेली हो जाती है। और अंततः 1939 ईस्वी के आसपास में डोरा रूस को छोड़ करके निकल जाती है और सुरक्षित रूप से इंग्लैंड पहुंच जाती है। और यहीं इंग्लैंड में रहते हुए, लंदन में रहते हुए डोरा ने बहुत सारे व्याख्यान दिए, बहुत सारे लेख दिए और फांसीवादी विचार के खिलाफ उसने लेख लिखे। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जब अपना जीवन बिता रही थी लंदन में, तो यहीं उसकी मुलाकात फ्रेंच काफका की भतीजी से होती है और फ्रेंच काफका की भतीजी ने डोरा की आर्थिक मदद की थी। 15 अगस्त 1952 को किडनी खराब हो जाने के कारण डोरा की मृत्यु हो जाती है। बहुत वर्षों बाद 1999 में इजराइल और जर्मनी में रहने वाले डोरा के रिश्तेदार जब आपस में मिलते हैं एक अनाम से कब्र पर, डोरा को एक अनाम से कब्र में दफना दिया गया था, उस अनाम से कब्र पर उनके इजरायली और जर्मनी के परिवार जब एक साथ मिलते हैं तो डोरा के कब्र पर एक पत्थर लगाते हैं जिस पर लिखा हुआ था, जो डोरा को जानता है वह जानता है कि प्यार का क्या मतलब होता है। फ्रेंच काफका के जीवन में
ये 4 प्रेमिकाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वह फेलिस हो, चाहे वह जूली हो, चाहे वह मिलेना हो और चाहे वह डोरा हो। इन चारों स्त्रियों ने फ्रेंच काफका के भीतर उसकी रचनात्मकता को कई कई सिरों से न केवल प्रभावित किया, बल्कि फ्रेंच काफका भी अपने व्यक्तित्व के उन पहलुओं को खोज सके इन स्त्रियों के साथ मिल करके, जिससे वे अनजान थे। इस अर्थ में इन प्रेमिकाओं को भी हमें फ्रेंच काफका को पढ़ते हुए याद रखना चाहिए। आज फ्रेंच काफका की 100वीं पुण्यतिथि पर मैं उनके जीवन में आई हुई इन प्रेमिकाओं को याद करते हुए फ्रेंच काफका के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और सृजन संवाद के इस मंच से जुड़े हुए सभी दर्शक और श्रोताओं को अपना प्रणाम भेजता हूं। बहुत खूब अमरेंद्र जी, आपने बहुत विस्तार से, हालांकि समय आपके पास बहुत कम था और मुझे मालूम है कि आपके पास मैटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीमित समय में ही आपने बहुत खूबसूरत ढंग से अपनी बात रखी और काफका की प्रेमिकाओं से, खास करके 4 प्रेमिकाओं से आपने हमारा परिचय करवाया। ये बात सही है कि अगर मैक्स ब्रॉड ने काफका के कहे अनुसार उनकी रचनाओं को नष्ट कर दिया होता तो आज हम साहित्य के एक बहुत बहुमूल्य हिस्से से वंचित हो जाते। इसे जब मैं पढ़ रही थी और जब मैंने याद किया तो मुझे याद आया मार्केस ने एक उपन्यास आधा लिखा और चूंकि वो पूरा नहीं कर पाए, 5 ड्राफ्ट उन्होंने इसके बनाए लेकिन पूरा नहीं कर पाए। इसी बीच उनको स्मृति भ्रंश हो गया, वो याददाश्त खो बैठे और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई 2014 में। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका वो उपन्यास प्रकाशित हो, लेकिन उनके बेटों ने उनकी मृत्यु के बाद, हम लोग कहते हैं कि मरने वाले की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके ही बेटों ने उस उपन्यास को अनटिल अगस्त को प्रकाशित करवा दिया। इतना ही नहीं, जो उनकी सबसे महान कृति है 100 Years of Solitude, उसके फिल्म के राइट्स वो किसी को नहीं देना चाहते थे। बहुत अकूत राशि लेके लोग आए लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसका भी उनके बेटों ने माँ के गुजर, क्योंकि माँ भी नहीं चाहती थी, माँ के गुजरने के बाद बेटों ने उसका भी राइट नेटफ्लिक्स को दे दिया है, जो कि 11 दिसंबर को अब सीरियल के रूप में रिलीज होने वाला है। खैर, लेकिन कहते हैं कि सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने उसका उल्लंघन किया, पता नहीं उन्होंने उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार किया, वो व्यक्ति अपनी कब्र में क्या सोच रहा होगा। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही एक साहित्य और सिनेमा से जुड़ी एक बहुत बड़ी ख्याति हमें प्राप्त हो गई है। इसी तरीके से काफका का सारा साहित्य उनके दोस्त के चलते ही हमें उपलब्ध हुआ है और अभी काफका पे और बहुत काम होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब सेंटेनरी शुरू हुई है तो बहुत काम होगा, क्योंकि अभी उनके इतने सारे पत्रों का शोध होना है, मेलिना के पत्रों का और दूसरी फेलिस के पत्रों का शोध होगा, तो पता नहीं कितने नए आयाम खुल करके सामने आएंगे। मैं समझती हूँ कि उनकी सेंटेनरी शुरू हुई है, लेकिन मुझे अभी तक कहीं इस पर भी अभी तक कोई कार्यक्रम देखने का मौका नहीं मिला। इधर उधर छुटपुट लेख तो मैंने देखे हैं, लेकिन कोई बड़ा कार्यक्रम होते नहीं देखा। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि सृजन संवाद के मंच से इस शताब्दी की शुरुआत हमने की है और हमारे दोनों वक्ता काफका से बखूबी परिचित है और उन्होंने बहुत कम समय में, बहुत संक्षेप में कहना चाहिए, दर्शकों से और श्रोताओं को काफका से और काफका की प्रेमिकाओं से परिचित कराया है। मैं दोनों वक्ताओं की बहुत आभारी हूँ। सृजन संवाद की ओर से याया जी को और अमरेंद्र जी को मैं धन्यवाद देती हूँ
इसके साथ ही जो लोग फ्रेंड हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं खास तौर से धन्यवाद करती हूँ तन्मय सोलंकी का, जिन्होंने पोस्टर बनाया हमारे कार्यक्रम का, और अनुराग का मैं आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही इसका स्ट्रीम यार्ड का संचालन किया है। हालांकि स्ट्रीम यार्ड की लिंक जो बनाने वाले हैं वो एक बहुत बड़ी मीटिंग में सुबह से अभी तक व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने किसी तरीके से हमारी ये लिंक तैयार कर दी। मैं वैभवमणि की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि व्यस्तता के बावजूद उन्होंने ये लिंक हमारे लिए बनाई। और हमेशा ही कुछ सदस्य हैं जो कोई भी काम आ जाता है, इमरजेंसी भी आती है, तो वो खड़े हो जाते हैं, और इन्हीं लोगों के और सब सदस्यों के मेल से ही हमारा सृजन संवाद का कार्यक्रम हर महीने हो पाता है। मैं एक और गुजारिश करना चाहूंगी कि आप लोग सुझाव दिया कीजिए कि अगले महीने क्या किया जाए। मैं ये बात बराबर पूछती रहती हूँ कि अगले महीने के लिए, आगे के कार्यक्रम के लिए भी मुझे सहायता मिले, क्योंकि मैं अकेली कैसे सोचूं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। हालांकि कुछ लोग जरूर सहायता करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आने चाहिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कुछ जिम्मेदारियां भी लेंगे तो और भी अच्छा कार्यक्रम होगा, और बहुत खुशी होगी, और सृजन संवाद का ये कारवां चलता रहेगा। हालांकि अगले महीने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम तय कर रखा है, तो उस पर हम लोग फिर मिलेंगे, और आप लोग भी जुड़े रहिए, और जो लोग भी नए जुड़ना चाहते हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ है, वो जुड़े, ताकि कारवां चलता रहे। सबको एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।